नमस्कार, कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और एक बार फिर से सुप्रिया जी समय निकाल करके हमारे साथ जुड़ी हैं। वो आजकल बहुत व्यस्त है कर्नाटका के चुनाव में। मैं कई बार से फिर से ट्राई कर रहा था, लेकिन आज मुझे समय मिला है। मैं कर्नाटका के चुनाव पे बाद में आऊंगा सुप्रिया जी। मैं थोड़ा एक बार शरद पवार जी की बात समझ लेना चाहता हूँ। 2024 के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख रहे हैं कि एक अपोजिशन यूनिटी का प्रयास हो रहा है, और उसमें काफी हनुमान दूत बने हुए हैं नीतीश कुमार जी। वो सोमवार को ममता बनर्जी से भी मिले, फिर अखिलेश यादव जी से भी मिले। इसके मतलब वो काफी प्रयास कर रहे हैं, और वो जहां तक सफल हो पा रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल जी को भी वो ले आए हैं एक प्लेटफॉर्म पे। लेकिन इस बीच शरद पवार जी कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। उसमें दो तीन घटनाएं हैं। एक तो वो पहले अडानी के एक फेवर में बयान देते हैं कि नहीं, उन्हें उन्हें ऐसा फंसाया गया है, इस टाइप का कुछ। फिर वो अभी 3-4 दिन पहले 2 घंटे बैठ करके उनसे मुलाकात करते हैं। अब वहां पे कुछ चल रहा है कि अजीत पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं। शरद पवार जी ने फिर से सोमवार को एक स्टेटमेंट दिया कि हाँ, अभी तो महाविकास आघाड़ी है, लेकिन 2024 तक रहेगी कि नहीं रहेगी अभी मुझे नहीं पता है। ये महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? नमस्कार आपको। और मैं माफी चाहती हूँ कि मैं कल संडे को आपके साथ नहीं कर पाई थी, कर्नाटक में थी। देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है या एनसीपी में क्या हो रहा है या जिनका आपने नाम लिया उनके साथ क्या हो रहा है, ये मुझे लगता है उनकी अपनी पार्टी का मामला, और उनको अपने आप सुलझाने देना चाहिए, उनको वक्त देना चाहिए। उनको अपना वो अंदरूनी मामला है, उस पर हम छींटाकशी नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की जमीन एक बहुत फर्टाइल जमीन है ऑपोजिशन के लिए, और ऑपोजिशन के लिए महाराष्ट्र ने मन बना लिया है। मुझे आज भी याद है कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और मैं राहुल जी के साथ शायद महाराष्ट्र में ही चल रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जिस तरह की वाइब महाराष्ट्र में आई वैसी अभी तक कहीं नहीं आई थी। गजब का उत्साह था लोगों में, और ऐसी जगह जहां पर हम पहले से काफी कम हो गए नंबर्स में। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जो जिस तरह से सरकार बनाई गई शिंदे जी की और फडणवीस जी की मिलकर, फिर जो सरकार में हो रहा है, फिर जिस तरह से लगातार रस्साकशी चल रही है, अब लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से शायद वो सरकार जो है वो माइनॉरिटी में आ जाए। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता ने मन बना लिया है कि वो ऑपोजिशन को मौका देंगे, और अब ऑपोजिशन उसको कितना मैक्सिमाइज कर सकती है उस पर डिपेंड करता है। शिवसेना का या हमारा या पवार साहब का इसमें कोई भी जरा सा भी संशय नहीं है हमारी यूनिटी को लेकर। जो कुछ स्वर सुनाई दे रहे हैं वो उनकी पार्टी के अंदर है, वो अपनी पार्टी के सुप्रीमो है, वो जरूर उसका निवारण करेंगे। और मुझे लगता है कि उस पर मैं जितना कम बोलूं अच्छा है। मुझे लगता है कि आपने जिस मीटिंग का जिक्र किया और इस पर बहुत चर्चा भी हुई, देखिए इस समय हिंदुस्तान की राजनीति में दो चार चीजें बड़ी साफ है, और उन दो चार चीजों में एक ये बड़ा साफ है कि अडानी के महाघोटाले के जो छींट है, अडानी के महाघोटाले का जो दुर्गंध है, वो सीधे नरेंद्र मोदी तक पहुंच रही है। और ऐसे में अडानी के साथ खड़े रहना किसी के लिए भी लाभप्रद नहीं है। मुझे लगता है कि अडानी को इस देश की संसद में, इस देश की संसद को उनके लिए जो नियम कानून बदले गए उस पर जवाब देना पड़ेगा। मुझे लगता है अडानी को जिस तरह से एकाधिकार बनाया गया उस पर जवाब मिलना चाहिए। मुझे लगता है अडानी का जो चीन से संबंध है या जो बेनामी पैसा है उस पर जवाब देना पड़ेगा। और किसी की मीटिंग हो या ना हो, हम पूरी तरह से अडिग हैं कि अडानी महाघोटाले से हम फोकस नहीं हटाएंगे। तो इसमें हमारे मन में कोई संशय नहीं है, हमारी लीडरशिप के मन में कोई संशय नहीं, शरद पवार जी की बात इसलिए जरूरी है कि बात सिर्फ राज्य सरकार की नहीं है। बात यह है कि वो इस समय देश के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, और ऐसा सुनने में आ रहा था कि अगर ये यूपीए या एक जो भी ऑपोजिशन बनेगा, सोनिया जी चूंकि अब कांग्रेस अध्यक्ष भी नहीं है, और किसी दिन उन्हें यूपीए के चेयरपर्सन का भी वो पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, तो शरद पवार जी वो एक काम कर सकते हैं। क्या ये ऐसा हो रहा है कि चूंकि ज्यादा एक्टिव नीतीश कुमार जी हो गए हैं तो उसका बुरा मान करके शरद पवार जी ये मैसेजिंग करना चाह रहे हैं कि 2 घंटे अडानी को बुला के बैठा के बात करना, कुछ इस टाइप के स्टेटमेंट देना? देखिए ज्ञानेश जी, राजनीति में हर चीज को एक दूसरे से कनेक्ट करना मुझे लगता है कहीं पर थोड़ा सा गलत हो जाएगा।
नीतीश जी एक पहल कर रहे हैं, वो सबसे मिल रहे हैं, वो आए थे। और मैं यहाँ पे आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दूं कि नीतीश जी के आने के तुरंत बाद ही पवार जी भी आए थे। कांग्रेस अध्यक्ष के घर पे एक मुलाकात हुई थी जिसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी थे, नीतीश कुमार जी थे, तेजस्वी यादव जी थे, और उसके बाद पवार जी भी उस मीटिंग में आए थे। और विपक्ष के मन में कोई संशय नहीं कि हम एक साथ खड़े हैं। विपक्ष के मन में यह भी संशय नहीं है कि क्या नीतीश कुमार ज्यादा आगे बढ़ के बात कर रहे हैं या कोई फलाना कोई कम करके बात कर रहा है। मुझे लगता है कि जैसा कि खरगे जी ने कहा, हर व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहा है। हो सकता है कि हमसे ज्यादा अच्छे संबंध किन्हीं दो दूसरे व्यक्तियों के हों, हम उनको प्रोत्साहित करें कि आप उनसे बात करिए। आज मसला जो है वो ये है कि किसी भी तरह से कुछ भी करके अपने आपसी मनमुटाव को भुलाकर हमको एकजुट होकर इस सरकार को और इसके आतंक को हराना है। और वो करने के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हम भी करेंगे, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज बाकी पार्टीज भी करेंगी, अपनी ज्योग्राफिकल रीच को देखते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय सब लोग स्वतंत्र हैं और खरगे जी के मन में जरा सा भी डाउट नहीं है कि जहां भी संभव होगा, जहां पर हमारा वन ऑन वन नहीं, किसी पर्टिकुलर नेता से हमारा ज्यादा मतभेद है, वहां पर कोई दूसरा बात करेगा। लेकिन एक बड़ा जो बिग पिक्चर मोटिव है वो दूसरा है, और उसमें जो भी पहल कर रहा है उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं उसी लय में, उसी स्वर में और उसी लाइन में मैं एक चीज और भी कहना चाहती हूं कि कांग्रेस ही इस विपक्षी एकता की धुरी बनेगी। और ये मैं किसी दम्भ और अहंकार से नहीं कह रही हूं, ये मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूं 200 से ज्यादा सीट है जहां पर हम और बीजेपी आमने सामने हैं, वहां पर कोई तीसरा दल नहीं है, कोई तीसरा गुट नहीं है। अगर कोई तीसरा जाता है तो वो बीजेपी की मदद करने के लिए जा रहा है, ये बिल्कुल साफ है। तो जब 200 सीटों पे हम और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने हैं, जब हम पैन इंडिया पार्टी हैं, तो बिना हमारे धुरी बने तो काम नहीं चलेगा। लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने 22 घटक दलों की एक बहुत सक्सेसफुल कोalition 2004 से 14 के बीच में चलाई है, तो हमें भी पता है कि कहीं पर हम 2 स्टेप पीछे लेंगे और कहीं हम 4 फलांग आगे बढ़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता इसमें इतना ज्यादा सोचना चाहिए। मुझे लगता है जो भी जिससे मिल रहा है उसका स्वागत करना चाहिए। जी खैर, आप ऐसा कह रही हैं, लेकिन मुझे लगता है शरद पवार जी का पिछले 3-4 दिनों का व्यवहार मुझे कम से कम चिंतित करता है विपक्षी एकता को लेकर। खैर कोई बात नहीं, मैं आता हूं सत्यपाल मलिक जी पर। सत्यपाल मलिक जी ने काफी विस्फोटक इंटरव्यू दिया द वायर को, और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। मतलब इस देश का निवासी होने के नाते मुझे चिंता होती है उन बातों को सुन करके। सरकार की तरफ से तो एज यूजुअल सन्नाटा होना ही है, मीडिया भी हमारा बिल्कुल उस पर सन्नाटा खींचे हुआ है। एक राज्यपाल रहते हुए जब धारा 370 हटी, जब पुलवामा की वो घटना हुई, वो आदमी आज आकर के खुल के बातें कह रहा है और उसको सीबीआई की क्वेश्चनिंग हो रही है और कुछ कुछ उनके और भी चल रहा है। इसको आप क्या कहेंगी? मैंने आज ही इस पर एक वीडियो किया है और मेरा अपना मानना यह है कि ये कोई ऐरे गहरे नत्थु खेरे व्यक्ति नहीं है। ये भाजपा के बड़े नेता है। भाजपा द्वारा 4-4 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जा चुके हैं, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर है, जहां पर जब 14 फरवरी 2019 को वो आतंकी हमला हुआ पुलवामा में, जहां पर हमारे 40 जांबाज शहीद हुए, उस समय सर्वोच्च पद पर जम्मू कश्मीर के संवैधानिक पद पर वो बैठे हुए थे। तो अब भाई मोदी जी तो चुप रहेंगे, अमित शाह जी चुप रहेंगे, भाजपा चुप रहेगी, मीडिया को सांप क्यों सूंघ गया है? हिंदुस्तान का मीडिया क्या चाहता है कि इनका नार्को टेस्ट कराया जाए, उसके बाद आप इनसे सवाल पूछिएगा। गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर लाइन लगी हुई थी इन लोगों की। क्यों? क्योंकि वो राहुल गांधी के खिलाफ आग उगल रहे थे। अब मैं नया सुन रही हूं, आपने एक भी अखबार, एक भी न्यूज चैनल पर सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू हो गया, इस मामले पर कोई चर्चा हो गई, कोई बहस हो गई, सुना है? नहीं सुना है। वो 40 परिवार आज पूछ रहे हैं कि शायद हमारे लोग जिंदा होते अगर मोदी जी ने 5 हवाई जहाज दे दिए होते उनको इधर से उधर लाने के लिए। मीडिया चुप क्यों है? मीडिया चुप इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान की मीडिया की आज ये स्थिति है कि जब मोदी जी कहते हैं बैठ जाओ तो ये बेचारे लौट जाते हैं। मीडिया की ये स्थिति है कि मीडिया को आज मैंने कहते हुए सुना है, पूछते हुए सुना है, अगर आपके पास साक्ष्य है तो दिखाइए, तब हम बहस करेंगे। आक्षेप संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने लगाया है, साक्ष्य मांगेंगे आप? आज मीडिया कह रहा है कि अगर ऐसा था तो उन्होंने तभी क्यों नहीं बता के रिजाइन कर दिया। मेरा उनसे 2 पलटवार है और 2 जब क्वेश्चन है मेरे। गुलाम नबी आजाद को जब हर जगह परोसा जा रहा था थाली पर रख रख कर, तो उनसे पूछा था किसी ने कि जब तक सांसद थे तब तक चू क्यों नहीं करी?
सांसदी जाने के बाद क्यों बोल रहे हैं? और जब गुलाम नबी आजाद बेकार के मनगढ़ंत आक्षेप लगा रहे थे राहुल गांधी पर, तो इनमें से किसी भी चरण चुंबक ने बोला था साक्ष्य दिखाइए? आज आप साक्ष्य मांग रहे हैं। इन लोगों की स्थिति इतनी दयनीय है क्योंकि ये कांग्रेस बीजेपी का मामला नहीं है, ये शहीदों के ऊपर भी मौन रखे हुए हैं। मीडिया से ज्यादा गंदी भूमिका आज इस लोकतंत्र में दूसरा कोई नहीं निभा रहा है। सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, और उस जांच के बजाय उनको सीबीआई का नोटिस आ जाता है, उनको पुलिस डिटेन कर लेती है। ये इनके नेता है। आप ये सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार कितनी निरंकुश और कितनी ब्रेजन हो चुकी है कि अपने ही व्यक्ति तुरंत किसी पिटी स्क्रिप्ट पर, मुझे लगता है आज जो भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में मोदी जी से सवाल पूछता है या बोलता है, उसको ये पता है कि या तो सीबीआई आएगी या ईडी आएगी या इनकम टैक्स आएगी, वो उसके लिए प्रिपेयर है। उन्होंने कहा था क्या कर लेंगे ये मेरे ऊपर केस कर दे, मैं तो किराए के घर में रहता हूं। तो दिक्कत की बात यह है कि आपसे अडानी पर जो सवाल पूछेगा, चीन पर पूछेगा, पुलवामा पर इतना बड़ा खुलासा, और इस देश का प्रधानमंत्री चुप है। और ज्ञानेश जी, मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि यह बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। पिछले हफ्ते पुंछ में हमारे 5 जांबाज शहीद हो गए। आतंकी हमला था, उस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान बेस्ड पैफ ने ली। मोदी जी ने, अमित शाह ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसको अक्नॉलेज तक नहीं किया। सहानुभूति के 2 शब्द, संवेदना के 2 शब्द तो दूर की बात है, उसको अक्नॉलेज तक नहीं किया गया। उंगली टूटने पर क्रिकेटर की जो ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने ना पोस्ट किया, ना ट्वीट किया, ना वक्तव्य दिया। इसका क्या मतलब लगाया जाए? पुलवामा में बताया जाता है कि आपकी वजह से लोग मर गए, बाकी 5 जो शहीद हुए उन पर आप एक शब्द नहीं बोलते। इसका क्या मतलब लगाया जाए, ये मैं समझ नहीं पा रही हूं, और मैं आक्रोशित हूं उसको लेके। थोड़ा कोई पूछता ही नहीं है मीडिया में। नहीं, एक और बात मैं आपको बताता हूं। जो उस घटना की रिपोर्ट आ रही हैं उसमें ऐसा पता चला है कि उन लोगों ने घेर के 3-4 तरफ से आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स मारे हैं, मतलब हैवी बोर की बुलेट मारी जो कि लोहे की शीट छेद करके अंदर जाके जान लेती हैं। और उसके बाद उन्होंने ग्रेनेड फेंके हैं जिससे कि ट्रक में आग लग गई है। और दुखद बात यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसने रात को ट्वीट किया था, मुझे दुख हुआ वो पढ़ करके। उन्होंने कहा था कि आग लगने की घटना से जवान शहीद हुए हैं। ये हालत है। खैर, हालत आप ये सोच लीजिए, कि हालत ये है कि इस सरकार में सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोगों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग उन्हीं के घटक दल, उन्हीं के लोग कर रहे हैं, उसका क्या बोला जाए। मतलब आप ये सोच लीजिए कि एक मुझे किसी ने भेजा, मैंने उसको लगाया नहीं, लोकतांत्रिक जनतंत्र पार्टी जो है राम विलास की राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अच्युतानंद, वो कह रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर कि उन्हें कोई पूछता ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, और उन्होंने जो अलंकार वहां पर यूज किया जानवर का नाम, वो मैं बोल नहीं सकती हूँ रक्षा मंत्री के लिए। मतलब इस देश के रक्षा मंत्री, इस देश के गृह मंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री को 5 जवानों की शहादत हो जाती है, एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन उसकी जिम्मेदारी ले रही है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि घेर कर मारा गया, और ये इसको एक्नॉलेज भी नहीं करते। ये चीते के कितने बच्चे पैदा हुए उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। अच्छा, जब बच्चे पैदा हुए वो बता रहे हैं, जो 2 चीते मर गए उसके बारे में भी बताइए। क्या लोग हैं ये? कैसे लोगों के हाथ में ये देश है? सोचिए जरा आप। नहीं, आज मेरे ऑफिस में एक ट्रेनी है, तो आज वो इस कूनो में जो चीता मरा है, एक फिर से उस पर एक छोटा शॉर्ट बना रही थी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा तुम्हें पता है इस देश का वाइल्ड लाइफ मंत्री कौन है? बोली नहीं सर। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता है। exactly. ये हालत है जी हाँ। तो खैर, तो अब मैं चलता हूं जरा कर्नाटक चुनाव की तरफ। कर्नाटक चुनाव खूब जोर पे है, राहुल गांधी जी खूब प्रचार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 150 सीटें हमें दीजिए और 40 सीटें आप बीजेपी को दे दीजिए। मोदी जी नहीं जा रहे हैं। मोदी जी, ऐसा सुनने में आया कि 28 तारीख से जाना शुरू करेंगे और 30 से 50 रैलियां करेंगे 8 तारीख तक, चुनाव प्रचार खत्म होने तक। तो 11 दिन में 30 रैली अगर करेंगे तो मुझे लगता है रोज कम से कम 3 रैली मोदी जी करनी पड़ेगी। आपके पास क्या खबर है, क्या रिपोर्ट है वहां की ग्राउंड की? नहीं, मैं कर्नाटक में थी और मुझे लगता है कि परिणाम बहुत सुखद होंगे। मुझे लगता है कि कर्नाटक की जनता 40% की कमीशनखोरी की सरकार से, और स्पेशली जिस चोरी से सरकार बनाई गई, जिस दम्भ में ये लोग हैं, और जिस तरह से शायद मुझे लगता है कि कहीं पर एक ये चल रहा है कि जिस तरह से कन्नडिगास का, जो कर्नाटक के बड़े नेता हैं, जिस तरह से उनकी अवमानना हुई है। 40 से ज्यादा बागी कैंडिडेट्स हैं इनके सामने,
ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका टिकट काटा गया और उनको मोदी जी फोन करके गिड़गिड़ा रहे हैं कि आप बागी मत बनिए, आप छोड़ के मत जाइए, दूसरे को मत जाने दीजिए। ये अलग बात है कि मोदी जी के पास ईश्वरप्पा जी को फोन करने का वक्त है, लेकिन ये वही ईश्वरप्पा जी है पीडब्ल्यूडी मंत्री जिनका नाम लिखकर भाजपा के कार्यकर्ता संतोष पाटिल ने आत्महत्या की थी और कहा था 40% कमीशन नहीं दे सकता हूं, प्रताड़ित कर रहे हैं इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। क्या मोदी जी ने कभी ऐसे व्यक्ति को फोन किया? मुझे लगता है कर्नाटक के इश्यूज बड़े हैं और कर्नाटक पे स्पेशली जो हम लोग कह रहे हैं, जिस तरह के वादे हम कर रहे हैं, चाहे वो गृह ज्योति का, गृह लक्ष्मी का वादा हो, वो जरूर लोगों को समझ में आ रहा है। 40% कमीशन बहुत होता है और वो कमीशन, वो भ्रष्टाचार मोदी जी के संज्ञान में लाया गया, उन्होंने नहीं बोला है। तो मुझे लगता है जनता ने मन बना लिया और जनता पुरजोर तरीके से हैंड्स डाउन हमें जिताएगी। और क्योंकि इनको 40 का अंक बहुत पसंद है, 40 तक सिमटेंगे, ये आप देख के रखिएगा। और ये मैं नहीं कह रही हूं, येदुरप्पा जी जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री है, जिनका हाथ पकड़ के अभी थोड़ी देर पहले मोदी जी चल रहे थे, उन्होंने दिल्ली में कहा लिस्ट उठा के कैंडिडेट्स की बीजेपी की देख लीजिए, इसमें बीजेपी सिमट जाएगी, मैं इस डूबते जहाज से कुछ नहीं करना चाहता, मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, येदुरप्पा जी भी थोड़ा नाराज बीच बीच में हो जाते हैं और बागी भी बहुत हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो बीजेपी है, उनका संगठन है, जिस तरह के संसाधन वो लगाते हैं, आप लोग कहीं उनको अंडर एस्टिमेट करके खुद ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं? 150 सीट नहीं, हम बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो जनता दे रही है, जिस तरह से जनता आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इन्होंने डिविजन करने की कोशिश करी कि लिंगायत वोट हमारे साथ है तो कुर्बा वोट नहीं है तो फलाना नहीं है, वो सब जो ये जो बनाई हुई दीवारें थी ये ध्वस्त होती नजर आ रही है। कल राहुल जी विजयपुरा में थे और विजयपुरा एक जमाने में बीजेपी का गढ़ कहा जाता था, वहीं से शेट्टार जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने, हमें ज्वाइन भी किया। और राहुल जी बासवन्ना, गुरु बासवन्ना जी की रैली में, जयंती में गए थे और वहां पर जब वो रोड शो करने लगे और जो जो जनता का उत्साह था और जिस तरह की भीड़ थी, वो वाकई में बदलाव का, परिवर्तन का परिचायक जरूर दिख रही है। तो मुझे लगता है कि बड़ा परिवर्तन होगा। मुझे नहीं लगता कि हम जरा से भी कंप्लेसेंट होंगे। चुनाव चल रहा है, बहुत अच्छे से मैनेज चुनाव है, अच्छे से कोऑर्डिनेट करके किया जा रहा है, हर ओर से प्रचार हो रहा है। राहुल जी भी हैं, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी खुद कर्नाटक से आते हैं, कल से प्रियंका जी वहां पर हैं। तो एक तरह से चौतरफा प्रचार हो रहा है और मुझे लगता है जनता जरूर हमें अपना आशीर्वाद देगी। जी, एक आखिरी मुद्दा है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ आपसे। हमारे देश की जो रेसलर्स हैं, वो बहुत सारी रेसलर्स और जो साक्षी मलिक हैं, विनेश फोगाट जी हैं, ये सब लोग जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। ये लोग कुछ दिनों पहले, 2-3 महीने पहले फिर से बैठे थे एक बार, और उनके अपने ही जो उनका एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष को लेकर के कुछ सवाल हैं। और पिछली बार तो उन्होंने कहा था कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं आने देंगे, इवन वृंदा करार गई थी तो उनको स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया था। लेकिन अब वो लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आए और हमारे सपोर्ट में खड़ी हो यहाँ पे हमारे साथ। आप लोग कैसे उनका सपोर्ट कर रहे हैं और क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मैं सबसे पहले तो ये फोटो जरूर दिखाना चाहती हूँ। ये फोटो उन रेसलर्स का है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, और उसके बाद मैं एक और फोटो दिखाना चाहती हूँ। ये फोटो उन लोगों का है प्रदर्शन करते वक्त जंतर मंतर पर, और एक बहुत ही ज्यादा दुखद फोटो है। ये वो सड़कों पर सोए हुए हैं, सोने को मजबूर हैं, क्योंकि उनकी उनकी आस लेने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी श्रेय लेने में बहुत आगे रहते हैं, जब बेचारे रेसलर्स जो हैं वो पदक जीत कर लाते हैं। अब जब वो सड़कों पर सोए तब भी जाके फोटो खिंचा लें उनके साथ, वैसे तो दौड़ दौड़ के फोटो खिंचाते हैं। मुझे लगता है जिस तरह के मामले वो उठा रहे हैं, जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं, इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। वो एफआईआर लिखवाना चाहती है, एफआईआर नहीं लिखी जा रही है कहीं पर। मुझे ये भी लगता है कि भाजपा की बेरुखी, भाजपा का रुख, भाजपा का कहीं ना कहीं संरक्षण जो अपने बाहुबली नेता को मिल रहा है, इसके बारे में खुलकर चर्चा तो पीड़ितों को भी करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टी हम हैं, हम इनके साथ खड़े। आज हमारे काफी सारी महिला नेत्रियां वहां गई भी थी, हमारी महिला अध्यक्ष भी गई थी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की। मुझे लगता है वो सब अपनी जगह है, लेकिन कहीं पर तो जुल्मी को बुलाना भी पड़ेगा ना। यू हैव टू कॉल आउट द ऑप्रेसर, और वो काम इन लोगों को करना पड़ेगा। मुझे तो दुख होता है ये कहते हुए कि जो बेचारी फोगट सिस्टर्स वहां पर बैठी हैं, उन्हीं की कजन्स भाजपा की बड़ी बड़ी नेता हैं। आज वो लोग क्यों नहीं अंदरूनी भाजपा में बात कर रहे हैं कि हमारी बहनों के साथ ये हो रहा है, इसकी टो लीजिए, इसकी बात करिए, प्रधानमंत्री मोदी एक्ट करें। हर बार ऐसा क्यों होता है कि महिला शोषण में कहीं ना कहीं भाजपा का कोई फंसा रहता है और मोदी सरकार बिल्कुल चुप रहती है?
मैं मोदी जी से ज्यादा तो स्मृति ईरानी की टो लेना चाहती हूँ। चीख चीख कर, गला फाड़ फाड़ कर राहुल गांधी का नाम लेती है। अरे कभी गला फाड़ कर किसी औरत के साथ भी खड़ी हो जाइए। मुझे थोड़ा सा ये दुख है कि जो लोग वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके जानकार, उनके परिवार के लोग इस सरकार में रसूख वाले लोग हैं, सरकार में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी में इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो क्यों नहीं उठ के खड़े हो रहे हैं। और मुझे लगता है हर व्यक्ति को जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी, इंक्लूडिंग इन पीड़ितों को। हम इनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, इनकी लड़ाई में खड़े रहेंगे, जो भी कार्रवाई होगी उसमें इनका पूरा साथ देंगे। लेकिन सरकार की चुप्पी और संरक्षण के बारे में जितना हम बोल रहे हैं, अब इनको भी बोलना पड़ेगा। नहीं, उसमें जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी, वो गोंडा से एमपी हैं, उनका भी पक्ष आया है कि उनका कहना है कि इसमें राजनीति शामिल है, इसमें क्षेत्रवाद शामिल है, हरियाणा वर्सेस यूपी है, इसमें कुछ कारोबारी शामिल है, कुछ नेता शामिल हैं। आपको लगता है कि इसमें कुछ और राजनीतिक एंगल भी है? मुझे लगता है जो भी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, इसकी ढंग से जांच हो। अगर वो लड़कियां कह रही हैं वो हमारी देश की वो लड़कियां हैं जो रिंग में घुसकर लोगों को हराकर पदक जीत कर लाई हैं, अगर वो कह रही है तो उनकी एफआईआर तो फाइल हो। उनकी एफआईआर तक दिल्ली पुलिस फाइल नहीं कर रही है। तो दिक्कत की बात यह है कि आज मैंने साक्षी मलिक को रोते हुए देखा, मुझे बहुत दुख लगा। पर मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जनवरी में जब हम लोग गए थे तो हमें मना कर दिया था एंटर करने को वहां पे। तो कई बार लड़ाई जो है अगर वो राजनीतिक नहीं होती है तो उसका समाधान नहीं निकलता है। ठीक बात। और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रजभूषण सिंह जो कह रहे हैं वो उनकी बात है। मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री को जिनकी फोटो है उनके साथ, विनीता फोगट का कहना है कि उन्होंने अपने परिवार के साथ जाकर प्रधानमंत्री जी को हर सच बताया था, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? जी, उससे ज्यादा दुखद प्रधानमंत्री की चुप्पी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जी, एक कमेटी बनी थी, वो 4 महीने हो गए, उस कमेटी का भी कुछ रिपोर्ट अभी तक पता नहीं चला क्या हुआ। ज्यादा दुखद बात यह है कि उसको कहीं से अंडर द कारपेट ढकेलने की कोशिश रहती है हमेशा। एनीवेज, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सुप्रिया जी। हम फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।